नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। बेहद गंभीर सवाल आज इस शो में उठाने जा रहे हैं। ये सवाल इस राज्य की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी को लेकर है। जो घटनाक्रम इस राज्य में उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी से दिखाई पड़े हैं, वो एक गंभीर सवाल की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या उत्तराखंड में कांग्रेस फिर से एक बार टूटने जा रही है। ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर एनालिसिस करेंगे और आपको राजनीति की अंदर खाने की कुछ और खबरें भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। उत्तराखंड में कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों में जो भी घटनाक्रम हुए हैं वो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। एक तरफ गणेश गोदियाल झंडा उठाए खड़े थे कि 2027 में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। कुनबे को तिनका तिनका जोड़ा जा रहा था। प्रदर्शनों का दौर चल रहा था और उस प्रदर्शनों के दौर में मंच पर एक साथ तमाम बड़े नेताओं को दिखाया जा रहा था। कोशिश ये हो रही थी कि पार्टी को एकजुट दिखाया जा सके। कोशिश ये हो रही थी कि यूनिटी की बात, एकता की बात जो अब तक कांग्रेस को लेकर कभी नहीं हुई है, वो संदेश दिया जा सके। बहुत हद तक इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि गणेश गोदियाल अपने इस कोशिश में सफल होते दिख भी रहे थे। भले ही इस राज्य की जनता के मन में शंकाएं आशंकाएं कांग्रेस को लेकर बनी रही हों, लेकिन इस बीच भी गणेश गोदियाल ने ये जाहिर नहीं होने दिया कि कांग्रेस में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। एक मंच पर, और जैसा पहले भी मैंने अपने कई वीडियोस में कहा है कि अगर एक ही मंच पर कांग्रेस के तमाम धड़ों के नेता एक साथ नजर आए तो समझ लीजिए कि एक दुर्लभ दृश्य है जो कभी कभी दिखाई देता है। और ऐसा दुर्लभ दृश्य एक दो बार कांग्रेस में दिखाई भी पड़ा, लेकिन वही ढाक के तीन पात, हालात फिर बिगड़ने लगे हैं। 27-28 मार्च के बाद से स्थितियां जिस तेजी से बदली हैं वो अब इस ओर इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस को फिलहाल बीजेपी से नहीं, अपने अंदरूनी कलह से लड़ना होगा। ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं कि कांग्रेस क्या दूसरी टूट के कगार पर है, ये इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे, आगे बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसकी वजह क्या है ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन एक बार घटनाक्रम को रिकॉल कर लीजिए, याद कर लीजिए कि यह पूरा मसला कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग और कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग के टाले जाने से उपजा है, या यूं कहिए कि एक नेता की ज्वाइनिंग को टाले जाने से उपजा है। संजय नेगी की ज्वाइनिंग की बात हरीश रावत कह रहे थे और कर रहे थे, अपनी पार्टी आला कमान से कह रहे थे कि इनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। हालांकि ऐसा पार्टी सूत्रों का दावा है कि हरीश रावत ने संजय नेगी का नाम बहुत देर में दिया और उसके पहले ज्वाइनिंग करने वाले नेताओं की लिस्ट फाइनल हो चुकी थी, लिहाजा इस ज्वाइनिंग को टाल दिया गया। लेकिन हरीश रावत तो हरीश रावत हैं और हरीश रावत इस बात से इतने नाराज हुए कि वो एक राजनीतिक अवकाश पर चले गए। इसे उपार्जित अवकाश उन्होंने बताया। शुरुआत में लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, हो सकता है कि हरीश रावत वाकई में राजनीतिक अवकाश पर गए हो, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आई तो लोगों को कांग्रेस के ऊपर पड़े पर्दे से भी मुक्ति मिल गई। कांग्रेस की अंदरूनी कलह फिर एक बार सामने आ गई। संजय नेगी तो हरीश रावत के घर तक मुलाकात करने के लिए पहुंच गए और उन्होंने मनाने की कोशिश की कि अपना राजनीतिक अवकाश खत्म कर दीजिए और फिर से सक्रिय हो जाइए। लेकिन इस बीच कई और बयान आए हैं और उन्हीं बयानों के आईने में हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं और आपके सामने ये सवाल रख रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में कांग्रेस एक बार फिर से टूट की कगार पर है। याद कीजिए कि हरीश धामी ने किस तरीके से बोला कि सबको जो हरीश रावत के समर्थक हैं उन्हें सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इस्तीफे तक की बात का आना इस बात का संकेत है कि स्थितियां कितनी गंभीर हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल हों, प्रदीप टमटा हों, अपने अपने तरीके से हरीश रावत के पक्ष में खड़े होकर उनका झंडा उठाए हुए हैं।
हालांकि इन तमाम नेताओं में कांग्रेस पार्टी को लेकर उतना दर्द नहीं दिखता है, कांग्रेस पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर इतना दर्द नहीं दिखता है जितना हरीश रावत की स्थिति को लेकर दिखता है। प्रदीप टम्टा का मानना है कि हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है। बाकायदा उन्होंने पूरा एक फेसबुक लाइव तक किया, ये समझाने के लिए, राज्य के लोगों को बताने के लिए। कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है, कहानी इसके आगे की समझिए। हरीश रावत और संजय नेगी का जो प्रकरण है वो बिल्कुल नया है और फिलहाल आपकी नज़रों में सिर्फ यही है, लेकिन कहानी इससे बहुत आगे की है जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। दरअसल इस राज्य में और कांग्रेस में एक पुरानी परंपरा रही है कि अपनी राजनीतिक विरासत अपने परिवार के लोगों को ही सौंप दी जाए, और ये कोई नई बात नहीं है उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए। उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े झंडा बरदार माने जाने वाले हरीश रावत कई बार अपने परिवार को चुनाव लड़ा चुके हैं। पत्नी, बेटे, उनकी बेटी तो इस समय विधायक है। हरीश रावत कई बार खुद भी 2-2 सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं, 2-2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। आप सोचिए कि जो सबसे बड़ा झंडा बरदार है वो 2-2 सीटों से चुनाव लड़ता है और दोनों ही सीटों पे चुनाव हार भी जाता है। हालांकि इसे कुछ लोग वक्त की बात कहते हैं, दौर की बात कहते हैं, लेकिन सच यही है कि आंकड़ों में आप दोनों चुनाव हारे थे। लेकिन जब बात परिवार को राजनीतिक विरासत सौंपने की होती है तो खबरें ये हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हरीश रावत ने फिलहाल संजय नेगी को पार्टी में ज्वाइनिंग की तैयारी के लिए कहा है, एक दबाव बनाया है, उसी तरीके से हरीश रावत इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने बेटे आनंद रावत को लेकर भी बहुत सीरियस है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए मैं अपने बेटे आनंद रावत के लिए वो टिकट के लिए लॉबिंग करने में अभी से जुट गए हैं। जो सूत्र, जो राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं, कांग्रेस के बैक स्टेज पर जो चर्चाएं हैं वो यही बता रही हैं कि आनंद रावत बहुत तेज़ी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और उनके पिता हरीश रावत उनकी लॉबिंग में लगे हुए हैं। राजनीतिक विरासत को न सौंपना कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई कानूनन अपराध है, संवैधानिक अपराध है, लेकिन राजनीतिक मर्यादाओं और एक राजनीतिक चाल चलन के मुताबिक इसे थोड़ा सा बेहतर नहीं माना जाता है। लेकिन आपको अब कुछ और बातें बता रहे हैं। हरीश रावत अगर अपने बेटे के लिए लॉबिंग करते हैं तो हरीश रावत के विपक्षी खेमे से आने वाले रणजीत रावत क्या पीछे रहेंगे? रणजीत रावत अपने बेटे विक्रम रावत के लिए क्या सल्ट से टिकट नहीं मांगेंगे? क्या रामनगर से वो खुद के लिए और सल्ट से अपने बेटे के लिए टिकट मांगेंगे तो कांग्रेस असहज नहीं होगी? फिर सवाल ये भी है कि अगर यही बात प्रीतम सिंह पर भी लागू हुई तो क्या प्रीतम सिंह अपने बेटे के लिए टिकट नहीं मांग सकते हैं? वो भी हो सकता है कि मांगे। ये भी हो सकता है कि यशपाल आर्या भी किसी तरीके से अपने बेटे के लिए टिकट का इंतजाम कर ले। तो बेटों के ही सहारे अगर चुनाव लड़ना है और राजनीति करनी है तो सवाल यही है कि क्या ये राजनीति और ये चुनाव कांग्रेस जीत के लिए लड़ रही है या अपने परिवार के लिए लड़ रही है? और यही वजह है कि हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस एक बेहद गंभीर मुहाने पर खड़ी हो गई है, जहां पार्टी के पास अपनी जीत की बजाय अपने नेताओं की जीत की कोशिश को देखते भर रहना ही मजबूरी हो गया है। अगर सिर्फ बेटों तक बात होती तो बेहतर था, कहते कि शायद चलिए राजनीतिक विरासत सौंप रहे हैं। कहीं ये भी तो हो सकता है कि कोई अपनी बहू के लिए भी टिकट मांगने लगे और पार्टी में अचानक उसकी ज्वाइनिंग करा दे और बहू के लिए टिकट की मांग ऊंची उठा दे। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए कि कांग्रेस में नए नेताओं की पूछ कहाँ होगी। जो नेता झंडा डंडा उठा रहा है लेकिन उसके पिता, उसके ससुर, उसके जीजा, फूफा, मामा अगर पार्टी में बड़े पद पर नहीं है तो वो ये मान ले कि उसके लिए टिकट का इंतजाम तो नहीं हो सकता है। और कांग्रेस की यही कह लीजिए कि एक तरीके से उसका बड़ा सेटबैक है कि कांग्रेस ऐसे मुहाने पर आकर खड़ी है जहां से उसे हरीश रावत को बनाना भी है और उनकी इन मांगों से शायद उसे दूरी भी बनाए रखनी है।
और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बेहद गंभीर मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। ये इतना खतरनाक मोड़ है कि जहां हरीश धामी, गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रदीप टम्टा खड़े हैं, हरीश रावत अलग खड़े हैं, अलग थलग पड़े हुए हैं और खड़े भी हैं, और दूसरी तरफ पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी हैं जो चुप्पी साधे हैं, वो कुछ नहीं कह पा रहे इस मसले पर, चाहे वो गणेश गोदियाल हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, यशपाल आर्या हो, हरक सिंह गाहे बगाए कुछ बयान दे देते हैं, लेकिन इस पूरे मामले का सलूशन उनके पास भी नहीं है। आखिर में सवाल आपसे यही कि क्या 2027 के लिए कांग्रेस इसी तरीके से एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने रख पाएगी खुद को राज्य की जनता के सामने? क्या इसी तरीके से अंदरूनी कलह के साथ कांग्रेस पहुंचेगी? और क्या ऐसे ही कांग्रेस को अगर लोग स्वीकार करना भी चाहें तो क्या स्वीकार कर पाएंगे? ये किसी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी एक गंभीर सवाल है कि एक बड़ी राजनीतिक पार्टी इस तरीके की दुर्दशा या ट्रैप में फंसी हुई है जहां हालात ये है। आज इतना ही, लेकिन आपसे गुजारिश कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई में कांग्रेस के लिए स्थितियां बेहद गंभीर बनी हुई हैं, और अगर बेटों को ही टिकट दिलाना है तो फिर कांग्रेस की ये राजनीति उसे कहां लेकर जाएगी। और आखिर में एक बार और आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति की तमाम खबरों का एनालिसिस आपको यही मिलेगा। नमस्कार।